को निर्विरोध रूप से महाराष्ट्र विधान परिषद का सदस्य चुन लिया गया है। विधान परिषद में 9 सदस्य निर्विरोध रूप से चुने गए हैं। उनमें शिवसेना के 2, एनसीपी के 2, कांग्रेस का 1 और बीजेपी के 4 सदस्य शामिल हैं। इन 9 सीटों पर 21 मई को चुनाव होना था, लेकिन अब इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि 3 उम्मीदवारों ने अपना नाम वापस ले लिया है। तो महाराष्ट्र में लगातार जिस तरीके की अटकलें चल रही थी और जिस तरीके से महाराष्ट्र विधान परिषद के चुनाव को टाला जा रहा था, क्योंकि कोरोना वायरस का कहर जब से देश में लागू हुआ है, देश में चल रहा है, तब से ही वहां पर महाराष्ट्र के सीएम की कुर्सी बचाने का भी एक कयास लगाए जा रहे थे कि महाराष्ट्र के सीएम अब नहीं रहेंगे उद्धव ठाकरे, क्योंकि जिस तरीके से राज्यपाल से बातचीत चल रही थी वो लगातार इनको निर्विरोध चुने जाने से और राज्यपाल का जो कोटा होता है उससे चुने जाने से इनकार कर रहे थे। लेकिन उसके बाद जिस तरीके से उद्धव ठाकरे ने पीएम मोदी से बातचीत की और उसके बाद चुनाव आयोग से बातचीत करके चुनाव की तारीखों का ऐलान किया गया और उसके बाद जिस तरीके से नामांकन दाखिल किए गए, तो उसमें चुनाव होना था 21 मई को, लेकिन अब चुनाव नहीं होगा क्योंकि जो भी अतिरिक्त उम्मीदवार थे उन्होंने अपने नामांकन वापस ले लिए हैं। तो इसी के चलते अब निर्विरोध सभी को चुन लिया गया है। कोरोना लॉकडाउन के चलते सबसे ज्यादा दिक्कतें प्रवासी मजदूर उठा रहे हैं। ऐसे में मजदूरों को लेकर राजनीति भी गर्माती नजर आ रही है। इसी कड़ी में अब आरजेडी नेता मनोज झा का बयान सामने आया है। नहीं, दोनों चीजें हैं। प्लानिंग में इमेजिनेशन होना चाहिए। अपने एमएसएमई के लिए किया, बहुत बढ़िया। अपने उसके ऊपर के भी क्षेत्रों के लिए किया, बहुत बढ़िया। लेकिन सबसे बड़ी चीज है, क्या हमारी फाइनेंस मिनिस्टर, हमारे देश का प्रबुद्ध तबका, हमारी गवर्नमेंट, सिर्फ केंद्र नहीं राज्य की सरकारें, वो छवियां नहीं देख रही हैं कि ट्रॉली पे बच्चे को खींच के एक महिला जा रही है। आज फिर मौत हुई है बिहार जा रहे हैं मजदूरों को जो पंजाब से पैदल जा रहे थे। और इन मौतों का आंकड़ा कहाँ रखेंगे हम? क्या ये कोरोना से संबंधित मौतें नहीं है जिन्होंने निजी जिंदगी में कोहराम मचा दिया? उसके लिए प्रधानमंत्री जी के भी संदेश में माफी के साथ कहूंगा नहीं था। और अभी भी जो तथाकथित पैकेज अनाउंस हुआ है उसमें वो इमेजिनेशन में ही नहीं आ पा रहे हैं। जब तक इतनी बड़ी आबादी आपके इमेजिनेशन में नहीं है तो आपके प्लानिंग को भी इफेक्ट करेगा और इम्प्लीमेंटेशन को। मेरा मानना है कि ये लड़ाई राज्य लड़ रहा है। आप राज्यों को स्वायत्ता दो, चाहे लॉकडाउन में कुशन करने का हो, किन से जोन में गतिविधियां बहाल होगी, संसाधनों की जो कमी है। मैंने कहा अपने राज्य का मैंने उदाहरण दिया और मुझे पता नहीं चलता है क्यों हमारे मुख्यमंत्री जी इसका एक स्ट्रांग आवाज के साथ बिहार के लिए हक नहीं मांग रहे हैं, क्योंकि बिहार की जो आधारभूत है स्वास्थ्य अधिसंरचना है वो चरमरा चुकी है। वैसे भी पहले कुछ नहीं था और ये इसका लोड नहीं ले पाएगी। तो मैं समझता हूं कि राज्यों के प्रति उदारता दिखाना होगा केंद्र को, और तभी आप कहेंगे कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, सहकारी संघवाद में आपका यकीन है। अन्यथा इसको हम एक रेटोरिकल पोजीशन की तरह। मैं तो सीधे साहब के ये कभी कभी क्या होता है कि पूरा डिबेट अब आत्मनिर्भरता पर, कौन सा फोन इस्तेमाल कर रहे हैं लोग, जो ये बात आत्मनिर्भरता की कर रहे हैं, अपने फोन का पीछे उठा करके यहां चेक करें कहां का मेक, बाकी गैजेट्स का जो इस्तेमाल हो रहा है वो कहां का है। ये कौन सी बात हो रही है? गांधी जी ने हम स्वदेशी की बात की थी ना, जीवन में अंगीकार किया था। ये दोहरा चरित्र नहीं चलेगा कि आत्मनिर्भरता के नाम पर आप एक नया जुमला दे दो, लोग उसमें उलझ गए। कौन मुल्क आत्मनिर्भर नहीं होना चाहता? अरे हमारे यहां तो कोई उत्पादन नहीं होता था, सुई तक का जब हम आजाद हुए थे। 70 वर्ष में बहुत कुछ हुआ, लेकिन हाँ ये मानते हैं कि बीते दिनों में, अब आप अपने फूड आइटम्स को देख लीजिए, बंद करिए सब। मेडिसिन कोई आएगी विदेश से, नहीं लेंगे। आत्मनिर्भर होना है। मैं समझता हूं ये वक्त इस रेटोरिक का नहीं था। ये वक्त था सामूहिक रूप से कोरोना से लड़ने का, एक दूसरे का हाथ पकड़ने का। हम बीते 72 घंटे में इसमें उलझ के रह गए। मैं तो सीधी सी बात कहता हूं, जैसे ही विदेश की पूंजी आई, स्वदेशी कहां रह गया? वो एफडीआई को लेकर के जो लिबरल आइडिया अपने डिफेंस सेक्टर तक में अलाउ किया है, कई क्षेत्रों में 100% तक आप चले गए। तो ये इसलिए मैं कह रहा हूं कि जब आप एक तरफ वैश्विक सप्लाई चेन का भी हिस्सा होना चाहते हैं, तो दूसरी आप क्या चाहते हैं कि निम्न मध्यम वर्ग, निम्न आय वर्ग स्वदेशी स्वदेशी आत्मनिर्भर करता रहे। और जो लोग ये जुबान बोल रहे हैं वो विदेशी पूंजी की गोद में बैठे हुए हैं।
वो जो रिफंड की बात है वो ये बिल्कुल बेमानी लगता है कि जो रिफंड हमारा अधिकार था उसको भी पैकेज में जोड़ करके बताया जाए, नंबर एक। नंबर दो, आपने पेंशनर्स तक के डीए फ्रीज किए हुए हैं, सेना के लोग भी हैं उसमें, तमाम सर। आप कार्यरत जो मौजूदा कर्मचारी हैं उनका करते, पेंशनर्स का आपने फ्रीज किया, ये कौन सी राहत की बात हो रही है? ये असल में क्या है ना कि बड़े नंबर्स सच्चाई को छुपा देते हैं, तो हम शून्य गिनने में लग जाते हैं, ये नहीं देखते हैं कि किसके हिस्से में वो पूरी राशि किन हिस्सों में जा रही है और किसके हिस्से में सिर्फ शून्य आ रहा है। अगर रियल टर्म्स में मैं बोलूं तो मिडिल क्लास के लिए सिवाय कोरी कपबाजी के इसमें कुछ नहीं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ कुछ कह रहे हैं, आपको सुनवाते हैं। आभारी हूं कि आज इन सबको इस पैकेज के दायरे में ला करके इन्हें 10,000 रुपये तक का लोन देने की, आसान किस्तों में लोन देने की व्यवस्था में पैकेज में लगभग 4 करोड़ यह ठेला और पटरी व्यवसायी इससे लाभान्वित होगा और कोरोना संकट के उभरने के साथ ही उसे अपना व्यवसाय तेजी के साथ आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। इसके साथ ही प्रवासी श्रमिकों के बारे में जो कार्य योजना आज घोषित हुई है, एक बहुत बड़ा कार्य है ये, और खासतौर पर इस समय हम लोगों ने देखा कि प्रवासी श्रमिक जब लॉकडाउन के दौरान पूरी तरह बंदी हुई है तो उस दौरान भी जिस प्रकार का कार्य देखने को, जिस प्रकार की स्थिति देखने को मिला कि बड़ी संख्या में एक राज्य से अपने घर के लिए श्रमिकों ने जाना प्रारंभ किया, उन स्थितियों में भी हम लोग इस चीज़ को देख सकते हैं कि इन सभी के लिए 2 प्रकार की सुविधाएं, एक इन सभी की सुरक्षित खान पान, रहने की व्यवस्था और सुरक्षित यात्रा के लिए भारत सरकार ने राज्य सरकारों के साथ श्रमिक स्पेशल ट्रेन। चलिए इसी बीच शुरू कर लेते हैं दिल्ली से बड़ी खबर की। और दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। लॉकडाउन के बाद वर्क फ्रॉम होम के लिए तैयार हो रहे हैं 75 मंत्रालय। वर्क फ्रॉम होम वाले सभी अधिकारी फोन पर उपलब्ध रहेंगे और शुरुआती तौर पर 2 हफ्ते के लिए वर्क फ्रॉम होम करवाया जाएगा। डिप्टी सेक्रेटरी और उससे ऊपर के ई ऑफिस योजना में शामिल होंगे। डीओपीटी ने इस पर सभी मंत्रालयों को विभागों से 21 मई तक रिपोर्ट मांगी है। शुरुआती तौर पर 2 हफ्तों के लिए वर्क फ्रॉम होम के लिए कहा जाएगा। 75 मंत्रालय तैयार हो रहे हैं वर्क फ्रॉम होम के लिए। सुधीर सलूजा हमारे संवाददाता अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुधीर जी, क्या कुछ जानकारी है? अब मंत्रालयों में भी काम वर्क फ्रॉम होम, घर से ही काम करवाया जाएगा? जी, लॉकडाउन के बाद वर्क फ्रॉम होम के लिए 75 मंत्रालय तैयार हो रहे हैं जी। वर्क फ्रॉम होम वाले सभी अधिकारी फोन पर उपलब्ध रहेंगे। शुरुआती तौर पर 2 हफ्ते के लिए वर्क फ्रॉम होम मिलेगा। डिप्टी सेक्रेटरी और इससे ऊपर के ई ऑफिस योजना में शामिल होंगे। डीओपीटी ने इस सभी मंत्रालय और विभागों में 21 मई तक सुझाव मांगे हैं। जी जी जी, क्या कुछ लगता है आपको सुधीर जी, क्या 2 हफ्ते का समय ट्रायल के तौर पर देखा जा रहा है? अगर सक्सेसफुल रहा तो आगे भी जारी करेंगे? जी बिल्कुल, जो प्रधानमंत्री जी मोदी जी का जो नारा है जान और जहान, उसको देखते हुए एक लंबे समय से लॉकडाउन चल रहा है, तो सभी मंत्रालयों को अब खोलने के लिए जो है सोचा जा रहा है। लेकिन कोरोना वायरस भी अपने जो है लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, तो उसको देखते हुए अभी 2 हफ्ते के लिए यह ट्रायल किया जा रहा है और सभी मंत्रालयों को एक बार वर्क फ्रॉम होम करके देखा जा रहा है। जी सुधीर जी, जिस तरीके से आपने बताया कि पहले सुझाव भी लिए जा रहे हैं, तो क्या कुछ शुरुआती सुझाव अब तक मिले हैं? जी, अभी जो है जो सीनियर ऑफिसर्स हैं उनको अभी यह है कि वो लोग वर्क फ्रॉम होम करें और वीडियो, अगर कोई मीटिंग करनी है तो वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कर सकते हैं और हमेशा फोन पर उपलब्ध रहेंगे। तो लगता है कि शायद काफी हद तक काम जो है वो हो जाएगा और इसको देखते हैं कि कितना कामयाब होता है और इसको 2 हफ्ते के लिए जो है अभी इन्होंने शुरू किया है। जी सुधीर जी, हमारे साथ आरपी नेहरा जुड़ गए हैं, बीजेपी नेता हैं। आरपी जी, आपका स्वागत है एनबी न्यूज पर। धन्यवाद जी आरती जी, क्या कुछ कहेंगे इस बारे में, जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आह्वान कर चुके हैं और अब
डिप्टी सेक्रेटरी और उससे ऊपर के ई ऑफिस योजना में शामिल किए जा रहे हैं। 75 मंत्रालयों को तैयार किया जा रहा है घर से काम करवाने के लिए। जी, मुझे लगता है ये एक बहुत ही संवेदनशील और आज के समय की मांग है। जिस तरह से कोरोना का जो महामारी है वो अभी फैल रही है वर्ल्ड ओवर हर जगह, तो ऐसे में वर्क फ्रॉम होम का सिस्टम जिसमें पूरे समय पे सभी ऑफिसर्स अवेलेबल रहेंगे और प्राइवेट तो बहुत ही इफेक्टिवली ऑलरेडी कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ये एक बड़ी विजडम सूझबूझ का कदम है और इस पे जिस प्रकार से हमारे आईटी मिनिस्टर ने जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से एक अच्छा काम किया है, पूरा का पूरा सिस्टम प्लानिंग बना के, मुझे ऐसा लगता है कि वर्क इफेक्टिव होने वाला है। सामने कमी होगी प्लस लोगों की सेहत, लोगों का कंसर्न है पूरे उसमें सिस्टम में कि जो हमारे ऑफिसर्स हैं और हमारे काम करने वाले वॉरियर्स हैं जिनको लगातार पूरा देश प्रणाम कर रहा है, तो जिनका भी काम घर से बैठ के चल सकता है उसको इस तरीके से वर्क फ्रॉम क्या लगता है आपको, क्या ये जो प्लानिंग की जा रही है, ये जो योजना बनाई जा रही है, ये पूरी तरह से सफल रहेगी या कुछ दिक्कतों का सामना भी करना पड़ सकता है? हेलो जी, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रही हैं? हेलो तो लगता है संपर्क नहीं हो पा रहा है सही तरीके से। फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। सुधीर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुधीर जी, क्या कुछ लगता है अगर कोई परेशानी सामने आती है तो इसके लिए क्या कुछ तैयारी है सरकार की? जी, अभी कोरोना को देखते हुए अभी एक यही विकल्प लगता है कि वर्क फ्रॉम होम किया जाए। इससे एक बार मंत्रालयों में काम शुरू हो जाएगा और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी लोग जो है मीटिंग में जुड़ सकते हैं और सेक्रेटरी और डिप्टी सेक्रेटरी पद तक के लोग जो हैं वो फोन लाइन पर हमेशा उपलब्ध रहेंगे। तो शायद शुरुआत के लिए ये अच्छे कदम होंगे, क्योंकि अभी कोरोना लगता है कि लंबे समय तक रहने वाला है, ये जल्दी जाने वाला नहीं है। तो ऐसे में ज्यादा समय तक बंद रखना भी उचित नहीं होगा। जी सुधीर जी, तमाम अहम जानकारी देने के लिए आपका शुक्रिया। आरती मेहरा जी एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गई। आरती जी, मैं आपसे जानने की कोशिश कर रहा था कि जिस तरीके से वर्क फ्रॉम होम की अब सरकार ने तैयारी कर ली है, लेकिन जो कुछ परेशानियां इसमें सामने आने वाली है, क्या उनके लिए भी तैयारियां की जा चुकी हैं? देखिए, परेशानी को पूरे विजन और विजडम के साथ देख के पूरी तरह से प्लानिंग हुई है। मुझे ऐसा लगता है कि इसमें परेशानी नहीं आएगी। इसमें आने वाले समय के लिए कुछ न्यू नॉर्मल, अब कुछ नए तरीके की वर्किंग पूरी भारत में नहीं विश्व भर में शुरू होगी। वर्क फ्रॉम होम का कल्चर कुछ तो यूएस में, यूके में पहले ही प्रचलित था, लेकिन अब उसको एक इफेक्टिव वर्किंग के साथ वर्क फ्रॉम होम मुझे लगता है कि बहुत अच्छी तरीके से कर पाएंगे और न काम की किसी तरह से हानि होगी और ना ही, और लोगों को पूरा समय अपने घर में अपना एक हिस्सा चुन के वहाँ पे रहना होगा और टोटल अवेलेबिलिटी होगी। तो मुझे लगता है कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं होने वाली। मेरी बहुत से प्राइवेट लोगों से बात हुई, जो लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, वो कहते हैं कि हमारा आउटपुट और इफेक्टिव है और ज़्यादा इम्प्रेसिव है। तो मुझे लगता है कि हमें इस विषय में बहुत पॉजिटिवली लेना चाहिए और ये अच्छे के लिए हो रहा है। जी आरती जी, तमाम अहम बातचीत करने के लिए हमारे साथ आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो शुरुआती तौर पर 2 हफ्ते के लिए अब वर्क फ्रॉम होम की तैयारी सरकार ने कर ली है। 75 मंत्रालय इसमें शामिल रहेंगे और वर्क फ्रॉम होम वाले सभी अधिकारी फोन पर उपलब्ध रहेंगे। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। जेडीयू के महासचिव केसी त्यागी का बयान सामने आया है। उन्होंने प्रवासी मजदूरों को लेकर के कहा है कि मजदूरों के लिए सरकार उपयुक्त रुपए मुहैया करवाए और इसके साथ ही उन्होंने पीएम की ओर से दिए गए आर्थिक राहत पैकेज को लेकर भी प्रतिक्रिया दी है। हम आशा करते थे और आशा करते हैं कि प्रवासी मजदूरों के लिए, कामगारों के लिए, उनके रोजगार के लिए, उनके आवास के लिए, उनके भोजन आदि के लिए, उनके होम शेल्टर के लिए और अतिरिक्त रुपए मुहैया कराए जाने चाहिए।
ठीक है, इसी में से 2000 करोड़ दिए गए हैं वेंटिलेटर, करीबन 50,000 के आसपास वेंटिलेटर आएंगे, 100 करोड़ रुपए रिसर्च के लिए। R&D का कार्य ऊंचे पैमाने पर करने की आवश्यकता है। वेंटिलेटर की थी, उसको पूरा करने में, उस लक्ष्य को प्राप्त करने में आसानी होगी। आर्थिक राहत पैकेज, एक तो ये बड़ा राज्यों के लिए इसमें कुछ नहीं है। राज्य क्या सीधे तौर पर फंड महसूस करती है केंद्र से? लघु कुटीर उद्योग समूचे देश के हिस्सा है और राज्य सरकारें और केंद्र सरकारें मिलकर के इस मैकेनिज्म को बिल्डअप करें। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी का बयान सामने आया है। उन्होंने दिल्ली सरकार पर बढ़ते मामलों और मौत के आंकड़ों को छुपाने का आरोप लगाया है और साथ ही कांग्रेस नेता चिदंबरम पर भी निशाना साधा है। देखिए, आयुर्वेदा तो हमेशा से ही एक बहुत बड़ा देन है पूरी दुनिया को भारत के तरफ से। समय के साथ दूसरों ने इसका महत्व समझा, हम थोड़ा कम समझे। तो मैं समझता हूँ इस समय जो आयुष मंत्रालय ने ये इनिशिएटिव लिया है, ये इस संकट में बहुत ज़रूरी है और भविष्य के लिए भी बहुत आवश्यक है कि हम भारत के आयुर्वेदा के आयुष मंत्रालय द्वारा दिए जा रहे इंस्ट्रक्शन को खुद स्टडी करें और लोगों में बताएं। ये बहुत ही फायदेमंद होने वाला है। आज प्रवासी मजदूरों की सबसे ज़्यादा दुर्गति अगर कहीं हुई है तो महाराष्ट्र में हुई है और दिल्ली में हुई है। महाराष्ट्र तो सीधे सीधे चिदंबरम साहब के शासन में है, तो एक बार उनको अपने महाराष्ट्र सरकार को बोलना चाहिए कि 1500-1600 किलोमीटर दूर चलने के लिए मजदूर निकल पड़े और ये मजदूरों का दर्द समझ भी नहीं सकते। इस कोरोना संकट में अगर मजदूरों का, निम्न मध्यम वर्गीय लोगों का, किसानों का, इस देश के जो युवा उद्यम करने वाले लोग हैं, MSME से जुड़े छोटे छोटे कामगार लोगों का जो इस आत्मनिर्भर भारत में सहायता हो रही है, मैं समझता हूं चिदंबरम साहब को उसका अपने आप में अध्ययन करके बात करनी चाहिए। उनके जैसे स्तर के व्यक्ति से इस तरह का ओछा बयान शोभा नहीं देता है। देखिए, मुझे नहीं समझ में आता है कि अरविंद केजरीवाल जी को रेड जोन में शराब की दुकानें खोलने की इतनी जल्दी हो गई थी, लेकिन उनको 36,000 मीट्रिक टन जो राशन भिजवाया केंद्र सरकार ने, उसमें मात्र 63 मीट्रिक टन ही वो लोगों को दे पाए हैं। आज दिल्ली की जनता क्या चाहती है वो सर्वविदित है। एक बार आप सोशल मीडिया पे चले जाइए, एक बार लोगों की बयान कहीं देख लीजिए, तो समझ में आता है कि दिल्ली की जनता भी अपना बचाव चाहती है, आंकड़ों का सही उद्घोषणा चाहती है। तो निश्चित रूप से जो दिल्ली चाहती है उसको देर से ही सही अरविंद केजरीवाल जी समझें। तो देखिए, दिल्ली में मौत के आंकड़ों पे बहुत विवाद हुआ और आज जब हम लोगों ने इसको कहा कि भाई अगर आप मौत के आंकड़ों को छुपाएंगे तो लोगों को भ्रमित करेंगे और जो सरकार की विश्वसनीयता है उस पर सवाल नहीं उठना चाहिए कोरोना संकट में। अब जब हम लोगों ने आवाज़ उठाई, कई मीडिया चैनल्स ने उठाया, कई संस्थाओं ने उठाई, तो अब आ रहा है ना, कल 20 कैजुअल्टी थी कोरोना से, आज की 9 कैजुअल्टी की सूचना है, 115 मृतकों की संख्या हुई है। लेकिन ये सारी चीज़ें तभी क्यों हुई जब विवाद हुआ, ये सारी सूचना एकत्रित तभी क्यों होने शुरू हुए जब विवाद हुआ। तो अरविंद केजरीवाल सरकार को हम अभी भी विपक्ष के नाते यही कहेंगे, कोरोना संकट में चूक मत करिए, कोरोना संकट में कोई ऐसी जानकारी मत छुपाइए जिससे लोगों के सतर्कता में उदासीनता आए। और मुझे अभी भी मैं कहना चाहता हूं कि जो आंकड़े हैं उनको अभी भी वो और अच्छे से पता करें। अभी भी आंकड़े कुछ ज़्यादा हो सकते हैं जैसा हम सबको सूचना मिल रही है। पंजाब के कैबिनेट मंत्री चरणजीत चन्नी को धमकी देने के आरोपों को कैबिनेट मंत्री तृप्त राजेंद्र बाजवा ने नकार दिया है और उन्होंने कहा कि वो हमेशा से ही एससी भाईचारे का सम्मान करते हैं और साथ ही मुख्य सचिव के साथ विवाद पर भी उन्होंने प्रतिक्रिया दी है।
ਮੇਰੀ ਸੁਣੋ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਜਮਾਂਦਰੂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਐਸੀ ਵਿਚਾਰੇ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਐਸੀ ਭਰਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਦੇ ਉੱਠੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉੱਠ ਸਕਦੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸੋਚ ਸਕਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਐਸੀ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਆਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਮਾਂਦਰੂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹਾਂ। ਐਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਮੈਂ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਤੇ ਕਰਦਾ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਾਦੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਕਾਦੀਆਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਚਾਹੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਚਲੋ ਜੀ, ਮਿਸਲੀਡ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜੀ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ, ਬਹੁਤਾ ਨਾਂ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਬਸ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ। डेपुटेशन पे आए हुए हैं। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਹੋ ਜੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣੀ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਬਸ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਿਣੀ ਸੀ। ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਟੈਂਡ ਸੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ, ਅੱਜ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕਾਇਮ ਜੇ? ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਕਰਨ ਅਵਤਾਰ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਸਾਂਝੀ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਜੋ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਤੇ ਚੰਨੀ ਜੀ ਜੋ ਅੱਗੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਵੀ स्टैंड। राजस्थान के मंत्री भंवरलाल मेघवाल की तबीयत अचानक से खराब हो गई, जिसके बाद बुधवार शाम को उन्हें एसएमएस अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां पर मेघवाल को आईसीयू में रखा गया है। मामले की जानकारी मिलने पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भंवरलाल मेघवाल की बेटी बनारसी मेघवाल से बातचीत की और इसके बाद मुख्यमंत्री गहलोत ने चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा से फोन पर बातचीत की। तब डॉक्टर रघु शर्मा तत्काल एसएमएस अस्पताल पहुंचे। इसके कुछ देर बाद ही डिप्टी सीएम सचिन पायलट भी कई मंत्रियों के साथ अस्पताल में पहुंचे और कैबिनेट मंत्री भंवरलाल का हालचाल जाना। चलिए, फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए एएनबी न्यूज़ के साथ।